आज मैं आपके साथ लाया हूँ, आपके सामने लाया हूँ नया टॉपिक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेई में, मेंस में, नीट में अक्सर इससे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज छोटे से लेक्चर में इसके सारे के सारे कंसेप्ट आपके सामने लाऊं, जिससे कि आपको आसानी हो एग्जाम में और आप एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन कर पाएं। मैं प्रॉमिस करता हूं कि जितने क्वेश्चन, जितने कंसेप्ट मैं आपको बता दूंगा, ऑलमोस्ट उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। तो बस आपको इतना करना है कि अपनी सांसों को रोक के और नज़र को टोक के मेरे साथ रहना है। बस इतना आपने कर लिया तो आप देखिएगा कि आप सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो बिना देर किए मैं मेन टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड साहब का नाम था पीटर ग्रिग्नार्ड, और इन्होंने इस रिएजेंट को बनाया। आपको एक बात जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि ये इन्होंने अपनी पीएचडी की थीसिस के दौरान बनाया था। ये बहुत बड़ी बात होती है किसी के लिए कि अपनी पीएचडी में इतना उम्दा काम कर जाना कि उस पर उन्हें नोबेल मिला 1912 में, और 1900 में ये रिएजेंट उन्होंने बनाया था। तो ये रिएजेंट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब सब क्वेश्चन उठता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है? दोज कंपाउंड in which carbon is directly attached to metal, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इनसे होता क्या है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आर द सोर्सेस ऑफ टू जनरेट कार्बन आयन। तो यहां से हमें कार्बन आयन मिलता है। तो साहब इससे क्या होता है, क्वेश्चन उठता है। तब कार्बन आयन क्या होता है कि सोर्स होता है बेस का भी, न्यूक्लियोफाइल का भी। तो आप पाएंगे कि न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों का सोर्स हमको यहाँ से मिल जाता है। अब क्वेश्चन उठता है कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, बेस क्या होता है? आपने इससे पहले क्लासेस में पढ़ रखा होगा कि न्यूक्लियोफाइल वो सब स्पीसीज होती हैं जो किसी भी पॉजिटिव चार्ज से अटैच होती हैं, लेकिन बेस केवल वही स्पीसीज होती हैं जो H+ के साथ अटैच होती हैं। ये काइनेटिकली गवर्न होते हैं, ये थर्मोडायनेमिकली गवर्न होते हैं। कभी और इनकी डिटेल में चर्चा करेंगे। आज हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये सोर्सेस हो गए। तो कार्बन आयन क्या होता है? तो कार्बन आयन ग्रुप ऑफ रिएक्शंस की चेन में से एक रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। तो बस अब हमको मेन इसकी ही रिएक्शन पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जनरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे होता है। ऐसा तो हम लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। किया RX+mg के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो RMgX बनेगा। इसको कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बेसिकली ये रिएक्शन जो हुई, इसका मैकेनिज्म अनसर्टेन है अभी तक, लेकिन इट इज बिलीव दैट ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के पास से गुजरता है। इसका सबूत होता है, एक टेक्निक होती है किडनैप। किडनैप कहते हैं एक्चुअली, किडनैप बोलते हैं, लिखते ये है। ये एक टेक्निक होती है कि जब कभी भी किसी भी रिएक्शन विजल में रिएक्शन किसी रिएक्शन पाथ के थ्रू गुजरती है, तो अगर वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो कर रही होती है, तो ये प्रोसेस से हम पता कर लेते हैं कि एक्चुअली वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से गई कि नहीं गई। तो हमें अभी तक जो एविडेंस मिले हैं वो किडनैप के सहारे से मिले हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि जनरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के जरिए होता है। ठीक है साहब। अब देखते हैं कि सब सॉल्वेंट क्या क्या लेते हैं। तो जो जनरल रिएक्शन लिखी जाती है, मैं पहले एक जनरल रिएक्शन लिखता हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, फिर मैं सॉल्वेंट की तरफ आऊंगा, फिर मैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो ग्रिग्नार्ड देता है उसकी तरफ जाऊंगा, और एक एक करके चारों पांचों रिएक्शन डिस्कस कर लूंगा। काम खत्म। आप देखिएगा फिर। तो पहले तो जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन कैसे लिखें साहब?
ET2O। तो ये SN2 टाइप की रिएक्शन है, तो CH3R। अभी हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, लेकिन अभी मैं मेन सॉल्वेंट को डिस्कस करना चाहता हूँ। ये जो सॉल्वेंट है ET2O, ये ईथर एक्चुअली। सवाल उठता है कि हम ईथर के साथ ही सॉल्वेंट, ईथर को एज अ सॉल्वेंट क्यों यूज कर रहे हैं? उसका रीजन है, एक्चुअली हमारे पास सॉल्वेंट कैसे होते हैं, आपने पढ़ा होगा PPS, PAS और NPS। PAS मतलब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, PAS, PPS और NPS। PAS का मतलब वो एप्रोटिक सॉल्वेंट, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट। एप्रोटिक का मतलब होता है जिनमें हाइड्रोजन लिबरेट ना हो, जैसे कि कीटोन। तो आप देखिए, ये PPS का मतलब क्या होता है, पोलर प्रोटेक्ट, मतलब जिनमें H+ फर्नेस हो, H+ निकले, जैसे कि वाटर। और NPS जैसे कि बेंजीन, नॉन पोलर। तो होता क्या है कि ये एसिडिक H है, ये एसिडिक H है, हाईली एसिडिक H है। ये कार्बन आयन है, और कार्बन आयन किस फॉर्म का है, ये जबरदस्त न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज जबरदस्त बेस है। हम जानते हैं कि दुनिया की सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन अगर कोई होती है तो एसिड बेस रिएक्शन होती है। तो ये बेस इस H को निकाल लेगा, और हमने इसको सॉल्वेंट की तरह यूज किया था, तो पहली काम खत्म हो जाएगा। तो हमारा जो मेन हम जिसके लिए सिंथेसाइज करना चाहते हैं जो कंपाउंड को, वो हम कर नहीं पाएंगे, इसलिए हम PPS नहीं लेंगे। PAS क्यों नहीं लेंगे साहब? क्योंकि ये कार्बन आयन है, कार्बन आयन एज अ न्यूक्लियोफाइल है। इस कार्बन की पॉजिटिविटी को देखते हुए वो इस पर सीधा अटैक कर जाएगा, और ये अटैक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को पाथवे करके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से जो भी प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट को हमको दे देगा। तो अब हमको ये समझ आ चुका है कि अगर हमको यूज करना है तो हमको केवल ईथर को यूज करना है। ईथर में भी केयरफुली हमको केवल और केवल सारे ईथर यूज कर सकते हैं, केवल इपॉक्साइड के तौर पर टर्सरी और क्वाटरनरी इपॉक्साइड को हम यूज नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। उसका भी रीजन है कि ये अटैक कर लेता है SN2। ये सारा का सारा मैं भी पढ़ाऊंगा, 2 मिनट आप पेशेंस रखेंगे, मैं पढ़ाऊंगा बस। लेकिन हमको ये समझ आ गया कि हमको सॉल्वेंट के तौर पर केवल ईथर को यूज करना है, और हमें किसी चीज को यूज नहीं करना है। तो मेन ये भी है कि आखिर ईथर रोकता कैसे है कि ये किसी से रिएक्ट ना करे। देखिए MgX और ये R। तो ये ईथर एक्चुअली करता क्या है, इस ईथर का O को जकड़ लेते हैं एक्चुअली, इस Mg को एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीजन के लोन पेयर्स, जिसकी वजह से होता क्या है कि ये कहीं और रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। इस वजह से ये कहीं पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो ये ईथर को होल्ड करके, ये ग्रिग्नार्ड को होल्ड करके रखेगा पूरा का पूरा ईथर, जिस वजह से जो हम चाहते हैं सिंथेसाइज करना, जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से हम कर सकते हैं। बच्चों ये जो जितना भी मटेरियल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, का पूरा रेफरेंस जेरी मार्च का है। एक किताब आती है एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जेरी मार्च। आपको कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, मैंने पढ़ ली है इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये सारा का सारा सीन मैंने वहां से ले रखा है, तो कभी फ्यूचर में आपको पढ़ाऊँ तो पढ़ लेंगे। अब जल्दी से हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर चलते हैं, तो देखते हैं क्या है। जनरली ग्रिग्नार्ड जैसे हमको पता है, कार्बन आयन है, ऐसा न्यूक्लियोफाइल है, बेस है और जबरदस्त है। तो रीजन देखिए क्यों। हम ये जान रहे हैं कि कार्बन आयन एक मेटल के साथ अटैच है, तो आप खुद सोचिए कोई भी कार्बन आयन अगर जबरदस्त न्यूक्लियोफाइल या बेस होगा, उसकी यहाँ पर कंडीशन क्या होनी चाहिए कि मेटल में मेटेलिक करेक्टर बहुत ज्यादा हो। और मेटल में मेटेलिक करेक्टर कब ज्यादा होगा, जब वो एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कली मेटल से हो। इसीलिए आप देखें यहाँ पर हमने Mg को लिया है। आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर हमने Na को क्यों नहीं लिया। Na को लेने का, Na से भी एक कई सारे रिएक्टेंट, लेकिन Na क्या है कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए हमने सोडियम को लिया। मैग्नीशियम के, सोडियम को नहीं लिया, मैग्नीशियम को लिया, क्योंकि मैग्नीशियम हम डील कर सकते हैं आराम से। इसी के बाद आप देखेंगे Zn की अच्छी खासी मेटेलिक करेक्टर होता है, इसलिए फ्रैंकलैंड रिएजेंट Zn से बनता है। फिर आप पाएंगे गिलमांस रिएजेंट एक रिएजेंट होता है
यहाँ पर वो गिलमांस रिएजेंट R2CuLi, ये गिलमान साहब ने बनाया था। और होता क्या है, देखिए ये हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है। इसका मतलब क्या है, सेलेक्टिविटी बहुत कम है, ये बहुत ही कम रिएक्टिव है। कई बार तो होता क्या है, हमको जो जो प्रोडक्ट चाहिए होते हैं ये कभी कभी दे ही नहीं पाता है। मैं आपको एक रिएक्शन पढ़ाऊंगा 1,2 एडिशन 1,4 एडिशन, आप पाएंगे कि जब हम गिलमांस को लेंगे तो प्रोडक्ट 1,4 से बनेगा, और जब हम एमजी को लेंगे, ग्रेनाड को लेंगे, तो प्रोडक्ट 1,2 से बनेगा। तो इस वजह से इसकी सेलेक्टिविटी बहुत लो है, लो इन द सेंस ऑफ कि हाईली सिलेक्टिव है, बहुत ही कम प्रोडक्ट बनाता है, ये मॉडरेट है एक्चुअली। और हमको यह ऐसा ही कुछ चाहिए जो हर जगह यूज हो जाए, मॉडरेट हो, हमारी सिंथेसिस भी पूरी हो जाए, और हम ढेरों सारे प्रोडक्ट बना पाए। मैं आपको बताऊं कि जब ग्रिग्नार्ड साहब ने ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट खोजा था तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था। ये पॉपुलर एक्चुअली किया था उनके स्टूडेंट ने, उनके स्टूडेंट का नाम था निकोलाउ, उनके अंडर पीएचडी करी थी उन्होंने। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्रिग्नार्ड साहब ने इसके अंडर पीएचडी करी थी, उनका नाम था लुइस बुबलांक। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री, बुबलांक रिडक्शन Na इन द प्रेजेंट ऑफ एथिल अल्कोहल के साथ जो रिएक्शन रिडक्शन के लिए यूज करते हैं ना, वो जिन्होंने डिस्कवर किया था उनका नाम बुबलांक। तो वो बुबलांक के अंडर ग्रिग्नार्ड साहब ने पीएचडी करी थी, और ग्रिग्नार्ड साहब के अंदर जो पीएचडी कर रहे थे निकोलाउ, निकोलाउ ने इसको भयंकर तरीके से यूज किया और इस रिएजेंट को फेमस कर दिया। तो इस वजह से उनको नोबेल मिला था। तो अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड। ऑन द बेसिस ऑफ बोथ एज अ ऑन द बेसिस ऑफ बोथ एज अ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज बेस, कौन कौन सी हो सकती हैं देखें। पहला एसिड बेस, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तीसरा SN2TH। यहां पर TH का मतलब है टेट्राहीड्रल, मैं आपको साफ बताऊंगा, पेशेंस रखिए बस। और चौथा SN2, यहां पर एज अ बेस यूज हुआ है ये कार्बन आयन, और यहां पर एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पर यूज हुआ है। तो एक एक करके हम सारी की सारी रिएक्शन समझेंगे। और कुछ मिसलेनियस रिएक्शन होती हैं, जैसे कि 1,2 एडिशन, रिएक्शन विथ CO2 CH2, और हम ले सकते हैं जैसे कि 1,2 डाई की रिएक्शन। तो ये सारी की सारी रिएक्शन हम एक बार डिस्कस कर लेंगे, और मैं आपको बता रहा हूं कि इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। तो बस आप पेशेंटली इनको समझ लीजिए, एक एक बार, एक एक दो दो मैं एग्जांपल बता दूंगा, काम खत्म हो जाएगा। पहली एसिड बेस, और रिएक्टिविटी ऑर्डर भी अगर आप देखेंगे तो जिस ऑर्डर में मैंने लिखा है ना, उसी ऑर्डर में उनकी रिएक्टिविटी होती है उन चारों की। पहले एसिड बेस, उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, उसके बाद SN2TH, उसके बाद SN2। तो सबसे पहले एसिड बेस। एसिड बेस में जैसे कि हम कोई भी एक ऐसा कंपाउंड लें जो H फर्निश करता हो, जैसे कि पहले तो ग्रिग्नार्ड ले लिया, प्लस H2SO4, तो H प्लस निकाल के H प्लस फायर करेगा, ये ऐसा बेस है, ये H प्लस ले लेगा और CH3H बन जाएगा, और Mg होल्ड कर लेगा HSO4 और Br को। ऐसे कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं कि साहब आपने एसिडिक एसिड एसिडिक एसिड ले लिया, तो इसके पास भी एसिडिक H है, फायर करेगा, ये ले लेगा। ऐसे ही आप फिनॉल को ले सकते हैं, और ये फायर करेगा, हो जाएगा।
बस हमको ये देखना है इनमें कि एसिडिक एच कहाँ है। जनरली एसिडिक एच कौन कौन होते हैं? एस से लगा हुआ एच, एन से लगा हुआ एच, ओ से लगा हुआ एच, एस से लगा हुआ एच, एन से लगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से लगे हुए एच को एसिडिक एच कहते हैं। और वो एच, वो सारे फर्नेस जो -M में एक ग्रुप होता है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, दो -M के बीच फंसा हुआ कोई भी एल्काइल ग्रुप जिसको हम एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं, ये एचपी बहुत ज्यादा हाईली एसिडिक होता है। तो इसी तरीके से हमारा एसिड बेस तो कंप्लीट हो गया। अब हम अगला देखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, आपने पहले भी पढ़ा होगा, कोई भी रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, इस वाली बात से तय होता है आरडीएस में कौन अटैच होगा, वाया अटैक कौन अटैच होने वाला है, इस वाली बात से तय होता है कि रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है कि रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। जैसे कि अब देखिए, पहले स्टेप में अटैक करेगा और यहां पर, और ये इसको होल्ड करके रखेगा। ये न्यूक्लियोफाइल था, न्यूक्लियोफाइल ने पहले स्टेप में अटैक किया इस कार्बन पर, एक एक किसी खास एंगल पर करता है, उसको ब्रुगिस एंगल कहते हैं, बहुत हायर स्टडीज की चीज है, तो रहने देते हैं। तो इस एंगल पर अटैक करता है, इस एंगल पर अटैक किया, ये आरडीएस है। ये आरडीएस क्यों हुआ? क्योंकि ये प्लेनर मॉलिक्यूल था, इसने इसकी प्लेनरिटी लूज कर दी। कोई भी मॉलिक्यूल अपनी प्लेनरिटी लूज नहीं करना चाहता, अगर ऐसा होता है तो वो स्टेप में अपनी स्टेबिलिटी खो रहा होता है, जिस वजह से वो स्टेबल से अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा होता है। इसीलिए वो स्टेप आरडीएस होता है। ये स्टेप आरडीएस है, और आरडीएस में न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है और अटैच हुआ है, इस वजह से इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इसके बाद हम वर्कअप करा लेते हैं H2O के साथ, और बस हमको हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है। ऐसे ही सेम का सेम रिएक्शन ये एल्डिहाइड के साथ भी हम कर सकते हैं। देखिए, क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन पर अटैक किया, क्या बना साहब, और वर्कअप करा लिया। इस तरीके से हमारी ये सारी की सारी रिएक्शन ऐसे होती है। एक मैं साइक्लोहेक्सेनोन का एग्जांपल आपको देता हूँ, देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है, केमिस्ट्री बहुत आसान होती है। अब वर्कअप करा लेंगे। ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। अगला देखते हैं, दूसरा हो गया। दूसरा क्या था, SN2TH। आपके मन में क्यूरियोसिटी उठ रही होगी कि सर आखिर ये TH का मीनिंग क्या है। इस TH का मीनिंग है टेट्राहीड्रल, मतलब कि जब न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर, कार्बन पर अटैक करेगा, तो वो एक इंटरमीडिएट से पास होगा जिसको टेट्राहीड्रल इंटरमीडिएट कहते हैं। अभी मैं बनाऊंगा, फिर देखिएगा आप। इस तरीके की खास रिएक्शन एसिड हैलाइड्स में होती हैं। ये देखिए, तो ये देखिए बनेगा कैसे, ऐसे बनेगा।
आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें खास क्या है ऐसा, ऐसा सेम चीज तो हम SN2 मैकेनिज्म में करते हैं। तो वहां तो टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री नहीं होती है, वहां तो हम कहते हैं कि वो प्लेनर है, sp2 है, हाइब्रिडाइज कार्बन है, और उसका इंटरमीडिएट बनता है। यही फर्क है, यही फर्क है। इसमें टेट्राहीड्रल इंटरमीडिएट बनता है, उसमें प्लेनर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन का प्लेनर इंटरमीडिएट बनता है, इसमें टेट्राहीड्रल बनता है। और उसके बाद तो फिर वही इसने अपने लोन पर वापस अटैक किए और लिविंग ग्रुप निकला, तो हमको मिल गया हमारा। इस तरीके की खास रिएक्शन सारी एसिड हैलाइड में होती हैं। यहाँ पर एक्स क्या क्या हो सकता है, एक्स कोई भी Cl, Br, I, इवन Fp हो सकता है। एक्स और क्या हो सकता है साहब, एस्टर के लिए हो सकता है साहब, और क्या हो सकता है, एनाइड्राइड के लिए हो सकता है, ऐसे तमाम हो सकते हैं। इवन एमाइड के लिए भी हो सकता है, लेकिन जनरली एमाइड के रिएक्शन में हम देखेंगे कि वो सब की सब पास होती हैं SN2 से, इसलिए मैं उसको लिखना नहीं चाह रहा था। और जनरल इनका फॉर्मूला क्या बनेगा, और आप यहाँ एक्स के तौर पर इन सभी को यूज कर सकते हैं। ये सारी की सारी रिएक्शन पास होंगी SN2TH मैकेनिज्म से, SN2TH के बायो मैकेनिज्म थ्रू जाएंगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास बचा है SN2। आपको याद होगा कि मैंने रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि सारे ईथर ग्रिग्नार्ड को होल्ड कर सकते हैं एक्सेप्ट 2 ईथर। एक तो 3 मेंबर रिंग वाला, दूसरा 4 मेंबर रिंग वाला। अभी मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ। देखिए, ये दोनों के दोनों रिंग हाईली स्ट्रेन्ड हैं, ये चाह रही हैं कि ये खुल जाएं। हम होते हैं ना कि हम अपने जोन में खुलते हैं, हम हर किसी के सामने नहीं खुलते हैं। कुछ लोग होते हैं ना इंट्रोवर्ट होते हैं, ये वैसे इंट्रोवर्ट है, ये सॉरी ये एक्सट्रोवर्ट है, ये चाह रहे हैं कि हम खुल जाएं, ये बंधा नहीं रहना चाहते हैं। इस वजह से इनको जैसी न्यूक्लियोफाइल मिलेगा ये चाहेंगे हम पर अटैक हो और हमको खोल दे। मैं दिखाता हूँ, देखिए। ये देखिए, ये SN2 रिएक्शन है, अटैक एंड देन लीव, वन स्टेप रिएक्शन। और बस अब वर्कअप करा लिए। सिमिलर रिएक्शन आप पाएंगे 4 मेंबर रिंग के साथ हो जाएगी, ये हाईली स्ट्रेन्ड रिंग है। ऐसा 5 मेंबर रिंग के साथ नहीं होगा। वो ग्रिग्नार्ड को होल्ड करा कर रख सकते हैं, 6 मेंबर वाला इवन भी ग्रिग्नार्ड को होल्ड करा कर रख सकता है, क्योंकि हाईली स्टेबल हैं ऐसे ईथर्स। ये देखिए, ये देखिए, बस। और वर्कअप हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं आपको कराता हूँ, उसको कहते हैं 1,2 डाइओन की रिएक्शन, मतलब कंजुगेटेड डबल बॉन्ड कार्बोनिल के साथ लगाओ। अगर डबल बॉन्ड कंजुगेशन में डबल कार्बोनिल के डबल बॉन्ड के साथ हो तो उसको कंजुगेटेड डाइओन इन के डाइओन के रिएक्शन को हम कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। देखिए, हम मैं इसी रिएक्शन की बात कर रहा था कि मेटेलिक करेक्टर कॉपर का कम है, इस वजह से जो कार्बन आयन जनरेट होगा वो बहुत ही कमजोर होगा, लेकिन Mg का मॉडरेट है तो वो ताकतवर होगा। तो होगा क्या कि जब दोनों के पास मौका होगा रिएक्शन करने का, तो साहब जो ग्रिग्नार्ड वाला है वो तो कहेगा नहीं साहब मैं तो खुल के अटैक करूंगा, जहां मुझे मिल जाएगा कार्बन में मैं तो खुल के अटैक करूंगा। लेकिन साहब वो कमजोर है, वो कमजोर है दिलमांस, तो वो कहेगा मैं ज्यादा परेशान नहीं होता हूँ, मैं तो भैया जहां डबल बॉन्ड मिलेगा वहीं कर लूंगा। तो वो 1,4 कर लेगा, तो 1,4 एडिशन
और 1 2 एडिशन। तो कैसे होगा 1 4? नंबरिंग कहाँ से करते हैं? कार्बोनिल से 1 2 3 4। देखिए इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा। मैं ठीक है। हम्म, और इसमें मैं ये नहीं 1 2, उसमें 1 4, इसमें 1 2। ये फर्क है। और ये जो मैंने स्टार मार करके लिखा है ना, बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना, ये जेई तो क्या, ये पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम में आती है। एग्जाम होते हैं गेट और नेट पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ये रिएक्शन इवन वहां पर भी पूछी जाती है, इतनी फेमस रिएक्शन है ये। इसको ध्यान से रखिए, मैंने आपको बता दिया है कि जब भी ग्रिग्नार्ड अगर करेगा ऐसे टाइप से कंपाउंड से तो 1 2, कोई डाउट नहीं। और अगर टिल्मांस करेगा तो 1 4, बस कुछ याद नहीं रखना, 1 2 1 4। एक और एग्जाम्पल करते हैं इसका। ये देखिए, ये मैं नेट का ही क्वेश्चन उठाया हूँ। और ये देखिए 1 2 3 4, आपको तो नंबरिंग कर लेनी है बस। 1 2 या तो क्या रखना है 1 2, बस खत्म। अब क्या है, और ये बस फिनिश, आंसर आ गया हमारा। ये बड़ी फेमस रिएक्शन, उसको याद रखिएगा। ये जेई ने कईयों बार उसने क्या किया, उसने ग्रिग्नार्ड के सीन बनाए और चुपचाप उसने गिलमास डाल दिया। ये सीन पूरा लग रहा है ग्रिग्नार्ड का, लेकिन चुपचाप उसने गिलमास डाल दिया और आप गलती कर बैठे। तो ये हो सकता है। एक रिएक्शन में अगर 1 2 डाइजीआर, अगर किसी कंपाउंड में 2 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अवेलेबल हो तो रिएक्शन कैसे प्रोसीड फॉरवर्ड करेगी? सेम सब वही है। मैंने आपको 2 रिएक्शन पढ़ाई थी, SN2TH और SN2। जो मैं 1 2 डाइजीआर की रिएक्शन पढ़ाऊंगा ना, उसमें दोनों के दोनों कंसेप्ट बारी बारी से लगेंगे। तो बस आपको ध्यान देना है कि कैसे, ध्यान भी क्या देना है, बहुत कॉमन सेंस के तरह अगर आप यूज करेंगे ना कंसेप्ट को, आपको एकदम क्लियर कट पिक्चर समझ आएगी। देखिए मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, 1 2 डाइजीआर। तो कैसे होगा साहब ये? देखिए, ये जनरली साइक्लिक एल्कोहल अगर बनाना हो ना आपको, साइक्लिक एल्कोहल जैसे कि साइक्लोहेक्सेनोल, इस तरीके का साइक्लोहेक्सेनोन, इस तरीके का कंपाउंड बनाना हो, साइक्लोहेक्सेनोन तो नहीं बन पाएगा। अगर आपको साइक्लिक एल्कोहल बनाना है ना, साइक्लोहेक्सेनोल, साइक्लोपेंटेनोल, ये बनाना हो ना, तो आप बड़े आराम से 1 2 डाइजीआर का यूज करके आप आराम से बना सकते हैं। बहुत बहुत बड़ी बात नहीं। देखिए 1 2 3 4 5, ये देखिए एक, दूसरा। अब क्या हुआ, इस पहली रिएक्शन SN2TH टाइप की रिएक्शन के लिए हम क्या करेंगे, हमने क्या बताया था, एसिड हैलाइड का कोई भी डेरिवेटिव, एसिड हैलाइड ले लो या एसिडिक एसिड, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ एसिड, एसिडिक सॉरी, हाँ एसिड हैलाइड का कोई भी डेरिवेटिव एक्स की जगह मैं कुछ भी ले सकता हूँ। तो कुछ भी लेने की जगह मैं क्या करूंगा, एनहाइड्राइड ले लेता हूँ। देखिए कुछ नहीं, बस अब तो आपको आता ही है। ये है कार्बन आयन, ये अटैक करेगा, ये यहाँ जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा। तो कैसे बनेगा हमारे पास, देखिए तीन, देखिए आप, तो अगला बनेगा, यही बना लेते हैं। अगला बनेगा वो ऐसे बनेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, और ये यहाँ जुड़ गया इससे, ये देखिए ठीक। और यहाँ क्या है फिर, और यहाँ क्या है MgX। तो अब ये इंटरमोलिकुलर अटैक हो गया। और ये कौन सा अटैक हुआ, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाला अटैक हुआ। क्योंकि ये क्या है, ये कौन सा ग्रुप है, ये कीटोनिक ग्रुप है, ठीक है ना, ये कीटोन है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैंने आपको बताया था ना। तो बस ये अटैक करेगा तो 1 2 1
2 3 4 5 और 6, 6 मेंबर रिंग बना लेते हैं। 6 मेंबर रिंग में देखिए यहाँ की तरफ आर है, यहाँ की तरफ ओ है, और बर्कअप करा लेते हैं। मैंने कहा था ना कि साइक्लोहेक्सेनोल बनाना हो तो आप आराम से बना लिया। देखिए अब कैसा भी क्वेश्चन आए आपको कंसेप्ट क्लियर है एकदम। बताइए कहीं कोई डाउट है? कोई डाउट? कितना मुश्किल काम है, कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दिया नहीं आपने, ये 4 नंबर आपकी जेब में आए नहीं। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है बस। अब ऐसी जो है बहुत मल्टीपल स्टेप में जब रिएक्शन होती है तो अक्सर क्या किया है, ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन CO2 के साथ, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन O2 के साथ, ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन बिग बॉन्ड के साथ कराई जाती है। तो जो 2-3 बची कुछ रिएक्शन है वो मैं और करा देता हूँ। मेजर रिएक्शन सारी कंप्लीट हो गई हैं। तो अब आप कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ बच्चों आपसे हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए जैसे कि देखिए ये कार्बन है, ये कार्बन सेंटर हम चाहिए होता है बस न्यूक्लियोफाइल को। अटैक अटैक, ये गया, बस फिनिश मामला। बस आपको तो अटैक कराना है बच्चों, आप ज्यादा नहीं सोचना है। अटैक कराइए खटाक जहां दिखे और बर्कअप करा दीजिए बस। और ये इस तरीके से बन गया। सेम रिएक्शन आप देखिए इसके साथ भी करा सकते हैं, कितना आसान है। अब हम बिग बॉन्ड की बची एक आखिरी रिएक्शन और देख लेते हैं। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा आखिर ये बिग बॉन्ड है क्यों? एक बिग बॉन्ड है, अगर आप थोड़ा सा अपनी नजरों को ध्यान से पेनिट्रेट करेंगे ना, पाएंगे। देखिए ये लोन पेयर के घर हैं, भयंकर वाले लोन पेयर के, भयंकर वाले घर हैं ये। इनमें आपस में लड़ाई हो रही है लोन पेयर की। इस वजह से क्या हुआ, बॉन्ड की डिस्टेंस बढ़ गई। और आप जानते हैं जैसे ही बॉन्ड की डिस्टेंस बढ़ेगी बॉन्ड वीक होने लगता है। तो इसीलिए ये वीक बॉन्ड है। और याद रखिए और याद करिए, मैंने आपको एसिड बेस रिएक्शन में एक चीज पढ़ाई थी कि एसिडिक हाइड्रोजन को ये कार्बन आयन जब एज अ बेस यूज होगा तो सबसे पहले H+ फायर करेगा, H+ को निकाल लेगा यहाँ से क्योंकि N के साथ लगा हुआ है बस। और आगे रिएक्शन खत्म। इसको बिग बॉन्ड की रिएक्शंस कहते हैं। तो अब बच्चों सब कुछ खत्म हो चुका है, मैंने आपको पूरा ग्रिग्नार्ड पढ़ा दिया है। अब कुछ नहीं बचा इसमें, ऑलमोस्ट कंसेप्ट मैंने कवर कर दिए हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक दो चीज़ें हैं जो मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करने के लिए बता देता हूँ कि आखिर रिएक्टिविटी ऑर्डर का क्या फ़र्क आएगा। मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए मैंने लिखा नहीं था तो इसलिए मैं लिख देता हूँ कि रिएक्टिविटी कैसे होगी। तो एसिड बेस की सबसे ज़्यादा क्यों? क्योंकि बेस है, बेस थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट बनाता है, इसको एच चाहिए। ये जैसे ही एच लेगा तो ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और ये दुनिया की सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन है। मैं इस पर एक क्वेश्चन आपको कराता हूँ, करा ही देता हूँ। बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है। आप जब ये एसिड बेस रिएक्शन हो गई तो एक केमिस्ट थे जेरी बिटनॉफ। तो जेरी बिटनॉफ ने एक मेथड डेवलप किया था कि एक्टिव हाइड्रोजन अगर किसी कंपाउंड में गिनना हो ना तो हम इस मेथड से गिन सकते हैं। तो उस मेथड को हम यूज कर सकते हैं। तो मैं एक सवाल के जरिए आपको जेरी बिटनॉफ का वो कंसेप्ट सिखाता हूँ। जेरी बिटनॉफ, देखिए गिनना है आपको कि कितने एच। गुलजार साहब की एक कविता है ना कि बोलो कितने दो, गिनकर देखो जितने वो। वैसे ये है, बताओ। अब हमको बताना है कि
अब हमको ये बताना है कि कितने मोल लिए जाएं ग्रिग्नार्ड के, जिससे कि ये टोटली सिंथेसाइज हो जाए जो भी हमारा कंपाउंड। कोई चारों रिएक्शन को हमको कंपेयर करना है इसके साथ। ये फाइनल क्वेश्चन है और इसी के साथ हमारा शायद पूरा हो जाएगा ये। अब कुछ नहीं बचेगा। मैं एक और बचा हुआ आपके लिए जोड़ देता हूँ। और ये ठीक होगा ना, सारे कंसेप्ट कवर। हम्म हम्म, सारे हो गए। इसको मिटा देता हूँ ताकि एक कंसेप्ट और कवर हो जाएगा आपका। ठीक। अब ये चारों कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले रिएक्टिविटी की ऑर्डर की लिस्ट में सबसे पहले क्या था, मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले चेक करना है एसिड बेस। ठीक है। फॉर्मूला एक है। लोग कहते हैं केमिस्ट्री में रटना बहुत पड़ता है, अरे कुछ नहीं रटना पड़ता है, समझ लो तो सब आसान। और बताइए इसमें क्या रटना है, आपको कुछ नहीं रटना है, कंसेप्ट है, मैथमेटिक्स की तरह है, सब आसान। देखिए एसिड बेस, एसिड बेस के बाद मैंने आपको बताया था बच्चों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। उसके बाद मैंने आपको बताया था SN2TH। और उसके बाद मैंने आपको बताया था SN2। यही ऑर्डर था ना। चेक करेंगे, देखिए देखते हैं कहाँ से एक्सेप्शन आता है। देखिए सबसे पहले एसिड बेस, तो एसिड बेस के लिए क्या, एक्टिव हाइड्रोजन कौन कौन देगा, एक मिल गया, दूसरा, तीसरा। ठीक, मतलब एसिड बेस की कैटेगरी में तो चले गए 3 मोल। ठीक, क्रिग्नार्ड के एज अ बेस चले गए। अब न्यूक्लियोफाइल देखते हैं, न्यूक्लियोफाइल तलाशते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्या समझाया था मैंने, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किसी भी कार्बोनिल पर अगर RDS के स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा है तो उसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए हमको कार्बोनिल ढूंढना है, तो कार्बोनिल के लिए ढूंढो कार्बोनिल। और कार्बोनिल कंपाउंड में कीटोन या एल्डिहाइड ही केवल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देते हैं, बाकी बचे हुए सब SN2TH के पास से गुजरते हैं। तो देखना है हमको कौन कौन से देखें हम, एल्डिहाइड देखिए और कीटोन देखिए। तो एल्डिहाइड है यहाँ कहीं, नहीं है। कीटोन हाँ है। तो कितना मोल, 1 मोल इसके लिए। अब SN2TH में आ जाते हैं। तो SN2TH में आपको पता है क्या मैंने बोला था आपसे, RCOX जैसे कंपाउंड, और X के लिए मैंने क्या शर्त रखी थी, OR हो, COR हो, यहाँ पर कोई Cl हो, Br हो, या एमाइड हो, NH2 से एमाइड बन जाएगा। तो इस तरीके का ग्रुप देखना है। तो देखिए इन चारों में से कौन है, OR पकड़ में आ गया, OR है। तो एक बार तो ये अटैक करेगा इसमें, तो क्या बनेगा, ये फायर होकर CH3। उसके बाद दोबारा अटैक करेगा, क्योंकि आप अगर नहीं देख पा रहे हो तो देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये ऐसे 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 और ऐसे ये आएगा, और फिर बाद में क्या होगा, ये जुड़ा हुआ है, ये बैक डोनेशन से अपने इलेक्ट्रॉन वापस अंदर करेगा और ये लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकलेगा। तो आप देखिए क्या हो गया, ये CH3। और देखिए अब ये कीटोनिक ग्रुप बन गया। और अभी हमने कीटोन के लिए कितना मोल लिया था, 1 मोल। तो 1 मोल SN2TH के लिए, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए, तो टोटल मोल कितने चले गए, 2। अब SN2 के लिए, SN2 के लिए मैंने क्या कहा था कि या तो RX जैसा कंपाउंड हो कोई, या 3 रिंग वाला एपॉक्साइड, या 4 रिंग वाला। तो ढूंढिए इन तीनों में से कौन है, एपॉक्साइड रिंग तो कहीं नहीं है, बचा केवल RX टाइप का कंपाउंड। तो ढूंढिए, ये है RX। 1 मोल इस Cl को सब्सिट्यूट करने के लिए, तो टोटल मोल कितने लगे, 3, और एक 4, 2 6, और एक 7। बस ऐसा ही सवाल IIT पूछ लेती है, और फिर हम कहते हैं कि सवाल बहुत कठिन आया। कोई कठिन नहीं है, देखिए कितना आसान है। तो इसी के साथ बच्चों आज का ये टॉपिक मैं फिनिश करता हूँ। अगली बार मिलेंगे फिर किसी नए टॉपिक के साथ, फिर नए कंसेप्ट के साथ। तब तक देखते रहिए, समझते रहिए, और कहीं कोई डाउट आए तो पूछते रहिए। चलिए फिर खत्म।